हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एस के। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्रॉड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी 5 तरह के एक्ट्स जो डेफिनेशन में मेंशन है, अगर उसमें से कोई भी एक एक्ट परफॉर्म किया जाता है तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन का पार्ट होता है। उसके साथ साथ इंटेंशन होनी चाहिए, फ्रॉड करने की इंटेंशन जो हमारा मेंटल एलिमेंट है। देन फ्रॉड करने का पर्पस क्या होना चाहिए? टू इंड्यूस देम टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी फ्रॉड कर रही है वो चाहती है कि दूसरी पार्टी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर्ड हो जाए। और इसके साथ एक और एसेंशियल एलिमेंट है, दैट इज हु कैन कमिट फ्रॉड। सो फ्रॉड कंप्लीट करने के लिए इन सारे चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी 5 में से कोई एक एक्ट परफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, पर्सन का इंटेंशन होना चाहिए कि वो फ्रॉड कर रहा है। उसके साथ साथ उसका पर्पस होना चाहिए कि वो अदर पार्टी को इंड्यूस कर रहा है, यानी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अब वो 5 चीज़ें क्या है, वो 5 एक्ट्स कौन से होते हैं जो सेक्शन 17 में बताए गए हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। जिसमें से पहला है सजेशन ऑफ फॉल्सहुड, यानी आप झूठ बोल रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। देन इज एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर आप कुछ एक्टिवली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन, यानी आपने प्रॉमिस किया किसी से कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन बाद में जब आप ये प्रॉमिस कर रहे थे उसी टाइम आपका इंटेंशन था कि मैं ये प्रॉमिस तो परफॉर्म नहीं करूँगा, यानी आप झूठ बोल के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे। एंड एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा लिखा है बिकॉज नए नए तरीके भी फ्रॉड करने के इजाद हो जाते हैं, तो अगर वो डेफिनेशन में कवर्ड नहीं हो पाते इन तीनों में तो इसमें कवर्ड हो जाएगा। देन लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी। अगर कहीं नहीं लिखा है लेकिन मान लीजिए किसी अदर एक्ट में मेंशन किया गया है कि ये फ्रॉड है, जैसे कंपनीज एक्ट में बताया गया कि हम इन चीज़ों को फ्रॉड कंसिडर करेंगे, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया कि हम इन चीज़ों को करें फ्रॉड कंसिडर करेंगे, तो वो भी फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हु कैन कमिट फ्रॉड। फ्रॉड कर कौन सकता है? फ्रॉड, ये देखिए ये सारी डेफिनेशन में बताया गया है। सबसे पहले फ्रॉड कौन कर सकता है? पार्टीज फ्रॉड कर सकती है। पार्टीज कौन होती है? ये जनरल सी बात हो गई कि फ्रॉड कौन कर सकता है। दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर फ्रॉड कमिट कर रही है तो ये फर्स्ट वाला कंसिडर होगा। दूसरा आता है द एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक अलग से चैप्टर बताया गया है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिएगी कि एजेंट कौन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई एक बंदा ए है जिसको अपनी कार बेचनी है, ठीक है। अब ये खुद कार तो बेच नहीं रहा है, तो इसने एक पर्सन को अपॉइंट किया बी को एज अ ब्रोकर। अब ये जो ब्रोकर है ना, ये ए का एजेंट है। तो ए हो गया प्रिंसिपल और बी जो हो गया एजेंट, ठीक है। तो अब ये ए के बिहाफ पे गुड्स को बेचेगा, यानी जो उसने कार को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बी से कह रहा है कि तुम मेरी कार बिकवा दो, तो बी जो हो गया वो एजेंट हो गया। अब इसमें क्या होता है, अगर बी ने कोई भी फ्रॉड कमिट किया उस कार को बेचते टाइम, तो उन सारी चीजों की लायबिलिटी भी ए की बनती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, यानी एजेंट के द्वारा किया हुआ सारा काम की लायबिलिटी प्रिंसिपल की होती है। अब ये जो आपने प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप समझ लिया क्या होता है। अब सपोज करिए ये जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, वो एक बंदा सी है, उससे कह रहा है कि ये जो कार है ना ये फुल्ली सही है, और इसका जो इंजन है वो अभी लास्ट मंथ ही रिपेयर किया गया, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये अपने मन से झूठ झाट बोल करके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है। अब सी ने इसकी बात पर रिलाई करके कार को परचेस कर लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉड कमिट किया है किसने? बी ने, यानी एजेंट ने फ्रॉड कमिट किया है। अब बाद में जब सी को पता चलता है तो सी का ये भी राइट है कि वो ए के पास जाए और ए के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर दे फॉर फ्रॉड। अब ए क्या डिफेंस लेगा?
आप लोग अगर उसकी जगह होते तो क्या डिफेंस लेते? आप यही डिफेंस लेते ना कि ये तो मेरे एजेंट ने परफॉर्म किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसने झूठ बोला है, मैंने तो झूठ भी नहीं बोला है, तो मेरी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैंने तो फ्रॉड नहीं कमिट किया है। बट नहीं, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में यही है कि यहाँ पे जो भी एजेंट ने गलती की है, उन सारी गलती की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। यानी अगर ब्रोकर ने फ्रॉड कमिट किया है तो उस फ्रॉड कमिट करने की जिम्मेदारी ए की भी होगी, यानी प्रिंसिपल की भी होगी। तो कौन कौन फ्रॉड कमिट कर सकता है? पहले तो पार्टीज आपस में फ्रॉड कमिट कर सकती है, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में अगर एजेंट फ्रॉड कमिट करता है तो प्रिंसिपल भी उसके लिए लायबल है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे बिकॉज वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, और हम लोग जब एजेंसी पढ़ेंगे हम लोग तब वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? दियर कन्वीनियंस। अब ये क्या होता है? इसे कहते हैं मिली भगत। मिली भगत का क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए, जैसे कोई पर्सन ए है, ए को अपनी बाइक बिकवानी थी, तो बी उसका फ्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे एजेंट नहीं है। ए को अपनी कार बेचनी थी, तो अपने फ्रेंड से बोला कि यार मुझे कार बेचनी है, तो बी कहते हैं मैं एक पर्सन को जानता हूँ, सी नाम के व्यक्ति को, मैं तुम्हारी कार बिकवा देता हूँ। यहाँ पे बी एजेंट नहीं है, ये बात आपको समझनी है, ये बी का सिर्फ फ्रेंड है। अब ये सी को लेके आता है, कहता है सी से कि ये आपकी कार है, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, इंजन भी पिछले महीने ही रिप्लेस हुआ है, बहुत बढ़िया माइलेज दे रही है, वगैरह वगैरह। ए को ये बात पता है कि इसका इंजन पिछले महीने रिप्लेस नहीं हुआ है, लेकिन जब ये बी सी से ऐसी बातें कह रहा था तो ए भी सुन रहा था, वहीं खड़ा था, और उसे इस बात की जानकारी भी थी कि इंजन गड़बड़ है, ठीक है, तब भी वो इसको डिफेंड करता है, वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ सुनता रहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो पर्सन ए है उसने फ्रॉड कमिट किया है। कैसे फ्रॉड कमिट किया है? दियर कन्वीनियंस। इवन दो इसने अपने मुंह से नहीं बोला है, फ्रॉड इसने अपने मुंह से बोल के कमिट नहीं किया, बल्कि इसके फ्रेंड ने किया है। जबकि इसने इसके फ्रेंड से ये भी नहीं कहा था कि तुम ऐसे ऐसे झूठ बोल देना, बी ने अपने मन से झूठ बोला है। फिर भी यहाँ पे ए की लायबिलिटी बनेगी, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें फुलफिल होती हैं। क्या क्या? पहली, हैविंग नॉलेज ऑफ लाई, यानी जो पर्सन वहां पे खड़ा है, कौन खड़ा था? ए खड़ा था ना, उसे इस बात की नॉलेज थी कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसका इंजन गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो वहां चुप रहा। एंड वो झूठ इसलिए भी बोल रहा था, वो शांत था, कॉन्ट्रैक्ट से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा था, यानी जब उसकी कार बिकती तो ऑब्वियसली इसमें उसका बेनिफिट जुड़ा है ना। सो हम लोगों का क्लियर होता है कौन फ्रॉड कमिट कर सकता है? पार्टीज कर सकती हैं। प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में भी एजेंट अगर करता है उसके लिए लायबिलिटी प्रिंसिपल की बनती है। एंड कन्वीनियंस के केस में जहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, बट वहाँ आप खड़े हैं और आप मौन हैं, आप दिखा रहा है कि आप लोगों ने मिली भगत करके ही उस प्रोडक्ट को बेचा था झूठ बोल के, तो इसका मतलब आपने भी फ्रॉड कमिट किया है। लेकिन इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि जो पर्सन जिसकी गाड़ी है, वो जिस पे आप फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको उस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन से उसको कोई बेनिफिट हो रहा हो। क्या है? द रूल ऑफ साइलेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ और नया कॉन्सेप्ट है जो इसी कन्वीनियंस से लेके निकला है। क्या? कि क्या हमेशा शांत रहना, साइलेंट रहना अमाउंट टू फ्रॉड होता है? यानी जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, या जो भी खरीद और बेच की ट्रांजैक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे ए जो है वो साइलेंट रहता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है। ओके, तो क्या ये एक फ्रॉड माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गुड्स परचेस करने जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उस गुड्स को खरीदने गए हो, तो जो दुकानदार होगा वो अपने से थोड़ी बताएगा कि ये मेरा गुड्स है, इसमें ये डिफेक्ट है।
तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना उसके डिफेक्ट्स को कि प्रोडक्ट गड़बड़ है। सो इस केस में यही वो कह रहा है, रूल ऑफ साइलेंस, क्या चुप्पी हमेशा फ्रॉड होती है? अब इसकी कुछ-कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है देख लेते हैं। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल का मतलब है कि जनरली हम क्या मानते हैं, दैट इज़ केल्विन एम्परेटर। केल्विन टेम्परेचर का रूल कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर को अपने पार्ट पे अवेयर रहना है। बायर कैसे अवेयर रहेगा? एक पर्सन ए है, वो गुड्स परचेस करने गया, सपोज करिए साड़ी खरीदने गया। अब ये जो साड़ी खरीदने गया है तो एक की क्या जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से देखे, ऐसा तो नहीं है साड़ी कटी फटी है या कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये परचेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो अब आप घर लेके आए और उसके बाद सुनाए कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, और बायर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इंस्पेक्ट करे, आप क्वेश्चन पूछे कि प्रोडक्ट सब सही है कि नहीं, और अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस का यूज़ करे। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जिसके पास रैशनल थिंकिंग है, वो अपने रीजनिंग का यूज़ करे, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन। सो आप अपने ऑर्डिनरी प्रूडेंस का यूज़ करके डिफेक्ट को एनालाइज करिए। इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कहता है ड्यूटी टू स्पीक, जहाँ पे आपकी बोलने की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, आप वहाँ अगर चुप हो जाते हैं तो वहाँ फ्रॉड मान लिया जाएगा। अब ड्यूटी टू स्पीक का क्या मतलब है? सेकंड हम लोग बाद में देखते हैं। दैट इज फिड्यूजरी रिलेशनशिप। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कि फिड्यूजरी रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात होती है, जैसे पेरेंट्स और उनके बच्चे के बीच रिलेशन होता है, स्टूडेंट टीचर के बीच रिलेशन होता है। अब पापा अपने बच्चे को कोई गुड्स बेच रहे हैं तो वो बताएंगे ना कि गुड्स में देखो ये डिफेक्ट है, ठीक है, वहाँ बताना पड़ेगा। बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लेट द बायर बी अवेयर वाला यहाँ पे जनरल रूल अप्लाई करे कि बच्चे ने तो नहीं इन्वेस्टिगेशन की, उसने तो नहीं क्वेश्चन किया, तो मैं क्यों बताऊँ? नहीं, पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा प्रोडक्ट बेचते टाइम, अपने अगर बच्चे को बेच रहा है। उसी तरह स्टूडेंट और टीचर के बीच भी ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आप लोगों को पता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, उस टाइम पे आपसे कंपनी पूछती है ना कि आपको क्या क्या बीमारी है वगैरह वगैरह। उस केस में अगर वो नहीं भी पूछती है तो भी आपको अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री देनी होती है। उस केस में अगर आप मेडिकल हिस्ट्री नहीं देते और चुप रह जाते हैं, यानी आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, आपको बोलना चाहिए था लेकिन आपने बोला नहीं, उस केस में भी माना जाएगा कि आपने फ्रॉड कमिट किया है। एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड फैमिली सेटलमेंट। मैरिज का क्या मतलब है? जब आप शादी के टाइम लड़का देखने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं, उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि मेरे क्या क्या फाइनेंशियल लॉसेस हैं, कि जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आप कितने कर्ज में हैं, कितने प्रॉफिट में हैं, और आपको बताना चाहिए कि मुझे क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं। तो ये क्या है? क्योंकि वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप कुछ बात छिपा लिए, मान लीजिए आपको कोई बड़ी बीमारी है, आपने छिपा ली, बाद में उस आपके पार्टनर को पता चला, तो ये माना जाएगा ना कि आपने फ्रॉड कमिट किया, शादी से पहले आपने क्यों नहीं बताया। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुमने तो नहीं पूछा था कि तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे क्या है? जनरल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको खुद अपने से चल के बताना पड़ेगा क्योंकि आपकी ड्यूटी है बताने की, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया एक्सेप्शन? जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है वहां तो आपको बोलना है। आप उस चीज का वेट मत करिए कि सामने वाला पूछेगा तब हम बताएंगे। क्लियर? जहाँ पे मौन रहना ही मान लिया जाएगा, आपने यस बोल दिया, आप चुप हैं लेकिन आपकी चुप्पी में ही हाँ है। वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है? इसमें एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या सिचुएशन है। जैसे एक बंदा है, वो घोड़ा खरीदने गया बी के पास, ठीक है। ये जनरली आपका बुक में भी आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। ए बी के पास गया घोड़ा खरीदने। अब घोड़ा जो था ना वो पागल था, पागल कह लीजिए, या उसकी हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है। बेच रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है अपने से कि नहीं नहीं घोड़ा खराब है, मेंटली डिस्टर्ब है या इसको हेल्थ इश्यूज हैं, वो तो अपने से चल के बताएगा नहीं। यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होना चाहिए? बायर बी अवेयर का। अब बायर ने पूछा कि घोड़ा स्वस्थ तो है ना? अगर तुम नहीं बोलते हो तो ये मान लेंगे हम कि घोड़ा स्वस्थ है। अब यहाँ पे अगर आप साइलेंट रहते हैं तो यहाँ पे आपकी साइलेंस को यस माना जाएगा, क्योंकि ए ने बोला कि अगर तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी को हम हाँ मान लेंगे।
ठीक है, तो इस केस में अगर बी साइलेंट रहता है और बी कुछ नहीं बोलता है तो बी के पार्ट पे फ्रॉड हुआ। क्लियर है? अब इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? द डेलिजेंस रूल। डेलिजेंस रूल क्या कहता है? डेलिजेंस रूल कहता है कि यही वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जो ए बी के पास गया घोड़ा खरीदने के लिए, घोड़ा पागल था। ए ने बी से पूछा कि घोड़ा स्वस्थ तो है, पागल तो नहीं है? अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो हम ये मान लेंगे कि घोड़ा स्वस्थ है। तो अगर बी साइलेंट रहता है तो ये माना जाएगा बी ने फ्रॉड किया। अब इस हो गई पहली कि अगर आप साइलेंट हैं तो हम ये मान लेंगे कि आपने फ्रॉड किया है। वो क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए ने पूछा, बी ने नहीं बताया, चुप रह गया। ठीक है, लेकिन ए ने ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी थोप दी बी के ऊपर कि तुम ही बताओ। नहीं, तुम्हें भी तो कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अपने पार्ट पे। तो ए ने अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं की तब हम ये नहीं कहेंगे कि बी ने फ्रॉड किया। ए को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। क्या ड्यूटी पूरी करनी है? बायर बी अवेयर वाली ड्यूटी। क्लियर है? यही मैंने जो आपको बताया कि ए जो है उसने डिस्कवर नहीं किया। वो एक नॉर्मल सी एक रीजनेबल इंस्पेक्शन भी करता ना, पता चल जाता कि उस प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है। ठीक है, चेकिंग पब्लिक द प्लेंटिफ कांट क्लेम दैट वेयर डिफेंडेड बाय द डिफेंडेंट्स आर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है, वो बी के पास गया जमीन खरीदने, ठीक है, या कोई मकान खरीदने गया। अब ए ने बी से कहा कि बी के तुम्हारे ही नाम ना मकान है, अगर तुम चुप रहते हो तो मैं ये मान लूंगा कि तुम ही इसके ओनर हो। ठीक है, बी साइलेंट रहता है, यानी ए को क्या मैसेज जाता है कि बी इसका ओनर है, इस जमीन का ओनर बी है। लेकिन क्या ए की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इतना बोलने से? नहीं। ए को अगर नॉर्मल इंस्पेक्शन अगर करता है, नॉर्मल इंस्पेक्शन क्या, ये नगर निगम की वेबसाइट पे जाए और वहां सर्च कर ले प्रॉपर्टी नेम डाल करके, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना आसान होता है। तो ए जा करके नॉर्मल इंस्पेक्शन से भी पता कर सकता था कि ये प्रॉपर्टीज के नाम है कि नहीं है, इससे भी पता चल जाता। इसलिए ये एक्सेप्शंस डाला गया कि ऐसा नहीं हो कि सारी जिम्मेदारी बी के ऊपर डाल करके ए बी के ऊपर फ्रॉड का केस डाल दे। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस केस में एक वेंडर रहता है, ठीक है, वो पिग्स को बेचने जाता है मार्केट में। पिग्स, सुअर, ठीक है, इसके पास 3-4 सुअर रहते हैं, वो बेचने जाता है। अब पिग्स को ना बहुत सारी बीमारियां रहती है, इसको टाइफाइड वगैरह भी रहता है। तो इसकी संगति में आके बहुत सारे अदर पिग्स की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब वेंडर जो है वो पिग्स को जिसको भी बेचता है उसके पास और भी पिग्स रहते हैं, तो वहाँ पे पिग्स की डेथ हो जाती है। तो वो पर्सन जो है वो वेंडर के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिग्स की डेथ हो गई है, तुमने मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पिग को टाइफाइड वगैरह था। अब कोर्ट को यहाँ डिसाइड करना है कि क्या वेंडर ने फ्रॉड किया है कि नहीं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति गुड्स बेच रहा है वो अपने गुड्स के ही डिफेक्ट्स क्यों गिनाने जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर। आप बायर हैं, आप बायर हो करके आपको पूछना चाहिए ना कि सब कुछ ठीक है, पिक सही सलामत है कि नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। आप जनरल इंस्पेक्शन करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, बट आपने ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो वेंडर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो बताए अपनी तरफ से कि गुड्स में क्या क्या डिफेक्ट है। नेक्स्ट केस है हमारा श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑर्डिनरी डेलिजेंस, ये उसका एग्जाम्पल है। ड्यू डेलिजेंस। अब इसमें देखिए क्या होता है कि एक स्टूडेंट रहता है। स्टूडेंट ना, इसकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट रहती है, कम रहती है, 70% की तरफ अटेंडेंस नहीं होती है। तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि जिसकी 70% अटेंडेंस नहीं है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। अब जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देता है। सबमिट करने के बाद इसका ना एडमिट कार्ड भी आ जाता है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ने चेक वगैरह नहीं किया कि इसकी अटेंडेंस है या नहीं है, इसने एडमिट कार्ड इशू कर दिया। बाद में जब ये एग्जाम दे दिया, एग्जामिनेशन कैंसिल कर देती है यूनिवर्सिटी।
तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि क्या इस स्टूडेंट ने फ्रॉड कमिट किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही कहना था कि इसकी अटेंडेंस नहीं थी, अटेंडेंस ना होने की वजह से ये साइलेंस रह गया, इसको बताना चाहिए था कि मेरे अटेंडेंस नहीं है। तो कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या स्टूडेंट ने फ्रॉड कमिट किया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब आपके पास ये फॉर्म भर के स्टूडेंट ने भेजा था, तब आपकी ज़िम्मेदारी थी कि इस फॉर्म को कंसिडर करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि स्टूडेंट की अटेंडेंस पूरी है या नहीं है। उसी समय अगर आप देख लिए होते तो आपको पता चल जाता। यानी आपने अपने पार्ट पे जो ड्यू डिलिजेंस रखनी थी, जो इन्वेस्टिगेशन आपको अपने पार्ट पे करनी थी, आपने नहीं की। तो अब आप इसकी ज़िम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर नहीं डाल सकते कि इसने फ्रॉड किया। जैसे में जब आप इस केस में हुआ था, जब आप एलआईसी ले रहे हैं, तो एलआईसी के फॉर्म में भरना होता है ना सारी चीज़ें कि आपको कोई बीमारी, बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो मिथुन लाल नायक को ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ था, और उसने अभी जस्ट पहले ही, कुछ टाइम पहले ही उसका ट्रीटमेंट, बहुत हैवी ट्रीटमेंट चला था। तो उसे ये सारी चीज़ें एलआईसी के फॉर्म में भरनी थी, बट उसने नहीं भरी, क्योंकि उसका इंटेंशन था, क्योंकि जब ये ऐसा भर देगा तो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एलआईसी ने इसके ऊपर सूट फाइल कर दिया कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है, और ये जो एलआईसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यस, यहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी। ऐप फर्स्ट एक्सेप्शन में फॉल करता है, दैट इज इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है, आपको बोलना पड़ता है। तब आप वेट नहीं कर सकते कि सामने वाला पूछता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन ड्रॉ होती है कि आपका फ्रॉड करने का इंटेंशन था। ओके, तो हम लोगों का फ्रॉड कंप्लीट होता है। 2 लेक्चर फ्रॉड के हो गए हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और थैंक यू।